अभी बेटा खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो। महेश, कुमकुम, साकेत, बेटा सबको नमस्ते, सबको गुड इवनिंग। और आज हम लोग एक बार फिर चर्चा करेंगे इंडियन पेंटिंग को लेकर, भारतीय चित्रकला को लेकर। अगर आपको याद होगा, हाँ, किस पर चर्चा करना है बेटा? एक-एक किस विषय पर चर्चा करने की बात कर रहे हैं आप? चलिए, रितेश, कोमल, अच्छा ये बात है। ठीक, ठीक, ठीक। बारिश इधर तो नहीं हो रही बेटा मेरी तरफ। ठीक है, इधर तो भयानक गर्मी पड़ रही है, सूखा पड़ा हुआ है इस वक़्त। चलो, हम लोग डिस्कशन करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। अ, म मेरी ओर से बेटा सब सही चल रहा है। कोमल बेटा खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो। मेरी ओर से बच्चे सब सही चल रहा है। चलो मैं फिर भी एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। चलिए, अब बता दीजिएगा ऑडियो और वीडियो दोनों सही है। अब बता दीजिएगा ऑडियो और वीडियो दोनों सही है। मैंने अपनी ओर से रिफ्रेश कर लिया है। अपनी ओर से रिफ्रेश कर लिया है। ठीक? चलिए, तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक है बेटा इंडियन पेंटिंग, भारतीय चित्रकला। कल भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था और हम लोगों ने कल प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक की अगर बात करता हूँ, तो मेडिवल इंडिया प्लस रीजनल आर्ट को लेकर, आपको याद होगा तो रीजनल आर्ट को भी लेकर हम लोगों ने डिस्कशन किया। वो दक्कन, हाँ, ठीक है, वो दक्कन की कला, वो आपके पश्चिम और पूर्व की कला, जिसमें पाल वंश वाली कला पढ़ा था, है ना? साथ-साथ हम लोगों ने अहमदनगर, गुजरात, राजस्थान की कला के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग अपनी उसी क्लास को आगे बढ़ाएँगे और आज हम लोग चर्चा करेंगे मॉडर्न आर्ट से लेकर के शुरू करते हुए हम लोग थोड़ा अपने रीजनल आर्ट की ओर फिर से आगे बढ़ते हुए जाएँगे। ठीक है? तो आज में हम लोग आधुनिक भारतीय कला, आधुनिक भारतीय चित्रकला और साथ ही साथ क्षेत्रीय कलाओं की बात करना शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को लेकर। गौतम बेटा नमस्ते, मैं ठीक हूँ। चलो, अब हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आधुनिक भारतीय चित्रकला की बात करते हैं। मॉडर्न इंडियन पेंटिंग को लेकर अगर बात करते हैं, तो मॉडर्न इस पेंटिंग को कंपनी चित्रकला के तौर पर, कंपनी पेंटिंग के तौर पर भी जाना जाता है। उसके पीछे कारण बिल्कुल सीधा और सपाट सा कारण है। वो सीधा कारण ये है क्योंकि ये जो आधुनिक भारतीय मॉडर्न इंडियन पेंटिंग जो शुरू हुआ, इसको आप देखोगे तो इसमें आपको बिल्कुल साफ तौर पर ये जो अंग्रेज लोग आ गए ना, ये जो, हाँ, ये जो पुर्तगाली लोग आए, ये जो अंग्रेज लोग आ गए, ये जो डच लोग आ गए, विशेषकर अगर मैं बात करूँ स्पेशली यहाँ पर, तो खासकर जो इम्पैक्ट आया, वो इम्पैक्ट आया आपके इंग्लिश कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे कहा जाता है। उसका कारण ये रहा क्योंकि एक लंबे समय तक, हाँ, एक लंबे समय तक जो प्रभाव हम लोगों को दिखाई पड़ता है, वो प्रभाव हम लोगों को दिखता है कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एक लंबे समय तक रहा है। तो डेफिनिटली उसका इम्पैक्ट हम लोगों को भारत के परिवेश में हर जगह पर दिखाई पड़ेगा। वो चाहे आपका पॉलिटिकल सिस्टम हो, वो चाहे सोशल सिस्टम हो, वो चाहे इकोनॉमी का सिस्टम हो और वो चाहे पेंटिंग ही क्यों ना हो। तो अंग्रेजों के पहले तक की अगर बात करें, तो राजपूत शैली थी जिसमें तमाम अलग-अलग प्रकार का हम लोगों ने देखा, मालवा देखा, मालवा के साथ-साथ हम लोगों ने अजमेर, मारवाड़, मेवाड़, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ तमाम प्रकार की कला के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया था। तो राजपूत कला, मुगल कला और जो आपकी अलग-अलग प्रकार की और भारतीय कलाएँ हैं, हाँ, उनकी अगर बात करें, ठीक, उनकी अगर बात करते हैं तो उन सब पर इन यूरोपीय आर्ट का इम्पैक्ट बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। ये चूँकि देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप नई जगह पर या कोई नया व्यक्ति किसी दूसरी जगह पर जाता है, तो उस जगह से प्रभावित होता है। वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगी और हम लोग एंशिएंट इंडिया वाले टॉपिक से ये चीज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर आपको याद होगा, देखिए सिकंदर आया, सेल्यूकस आया, डेमेट्रियस का रूल एक लंबे समय तक रहा है, तो डेफिनिटली उसका इम्पैक्ट हम लोगों को भारत के परिवेश में हर जगह पर दिखाई पड़ेगा। वो चाहे आपका पॉलिटिकल सिस्टम हो, वो चाहे सोशल सिस्टम हो, वो चाहे इकोनॉमी का सिस्टम हो और वो चाहे पेंटिंग ही क्यों ना हो। तो अंग्रेजों के पहले तक की अगर बात करें, तो राजपूत शैली थी जिसमें तमाम अलग-अलग प्रकार का हम लोगों ने देखा, मालवा देखा, मालवा के साथ-साथ हम लोगों ने अजमेर, मारवाड़, मेवाड़, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ तमाम प्रकार की कला के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया था। तो राजपूत कला, मुगल कला और जो आपकी अलग-अलग प्रकार की और भारतीय कलाएँ हैं, हाँ, उनकी अगर बात करें, ठीक, उनकी अगर बात करते हैं तो उन सब पर इन यूरोपीय आर्ट का इम्पैक्ट बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। ये चूँकि देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप नई जगह पर या कोई नया व्यक्ति किसी दूसरी जगह पर जाता है, तो उस जगह से प्रभावित होता है। वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगी और हम लोग एंशिएंट इंडिया वाले टॉपिक से ये चीज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर आपको याद होगा, देखिए सिकंदर आया, सेल्यूकस आया, डेमेट्रियस आया, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, सब लोग ने भारतीय समाज को प्रभावित किया, भारतीय समाज ने उनको प्रभावित किया, दोनों लोग प्रभावित हो गए और दोनों लोग जब इन्फ्लुएंस्ड हुए, प्रभावित हुए, तो एक प्रकार का मिला-जुला एक नई संस्कृति का विकास आपको दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे अब मैं एक छोटा एग्जांपल लूँ यहाँ पर आप लोगों को इस बात को, यानी जो मिक्स्ड स्टाइल होती है इसको समझने के लिए मैं बहुत ही छोटा एग्जांपल ले लूँ, तो मुझे अपने बचपन की बातें याद हैं और अपने बचपन को मैं याद करूँ, तो बचपन में हम लोगों के घर जो नाश्ता हुआ करता था, हाँ, हम लोग जो नाश्ता करते थे, आम तौर पर वो रोटी-सब्जी, हाँ, वो रोटी-सब्जी नहीं बेटा गौतम, मैं नहीं, वो आपके दूसरे सर होंगे जिसको पढ़ाएँगे, ठीक है बेटा गौतम, वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक? उसकी क्लास होगी लेकिन वो अलग होगी। तो हम लोग अपने बचपन में, मुझे आज भी याद है, वो रोटी-सब्जी हुआ करता था और आप लोगों को भी याद होगा, ग्रामीण जीवन से आप परिवेश से ताल्लुक रखते होंगे, तो बचपन में गाँव का जो एक स्पेशल और क्लासिकल नाश्ता हुआ करता था, वो होता था गरम रोटी, जो कि रात की बनी हुई थी, जिसे सुबह मम्मी ने गरम कर दिया, उसके ऊपर 4-5 बूंद तेल का या थोड़ा-सा देसी घी डाल दिया, जिस पर थोड़ा-सा नमक डाल दिया, जिसे गोल करके, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जिसे जिसे गोल करके हाँ, नून तेल, बिल्कुल सही कहा, नून तेल वाली रोटी। अब आप देखिए, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, तो नॉर्थ इंडिया में नाश्ते का फ्लेवर बदल गया है। अब अगर मैं देखता हूँ, तो मुझे इडली सांभर दिखाई पड़ता है, किसी-किसी दिन डोसा भी दिखाई पड़ जाता है, खस्ता भी दिखाई पड़ जाता है, मतलब अब ये वेरिएशन है, ये मिक्स ही तो था। हाँ, ये सैंडविच भी है, बिल्कुल सही कहा। ये एक प्रकार का मिक्सचर ही तो है। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों ने एक दूसरे को समझा, पहचाना, जाना और फिर अपने-अपने ट्रेडिशन से एक दूसरे को प्रभावित किया। अब आप देखिए, साउथ में आप जाओगे, ये हो बेटा प्रणाम। साउथ में अगर आप जाते हो, हाँ, साउथ में अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पर भी आलू की सब्जी और पूरी नाश्ते में मिल जाएगा, ठीक है? हाँ,
ठीक। और इसी तरह से अगर आप देखिए तो नॉर्थ इंडिया में इडली और सांभर तो ये मिक्सअप है, ये आपका मिक्स्ड स्टाइल है। ये मिक्स्ड स्टाइल आपको हर जगह पे दिखाई पड़ेगा। कोलकाता का नाश्ता तो बिल्कुल डिफरेंट है। कोलकाता का नाश्ता मैंने जो देखा है वो कोलकाता में वो लैया नहीं होती, लैया, और उसको चाय में डाल देते हैं, लैया चाय में डाल देते हैं, उसके बाद उसको चम्मच से खाते हैं। ठीक है, वो वहाँ का नाश्ता बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। और इसको भी अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो वो भी आपको दिखाई पड़ेगा। जयश्री, अगर मैं गलत हूं तो बेटा मुझे सही कर देना। ठीक है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर देना, ठीक कर देना। ठीक, चलो भाई। तो ये आपका जो मिक्स्ड स्टाइल आता है, ये जो मिक्स्ड स्टाइल आता है इसे हम लोग कहते हैं बच्चों कंपनी पेंटिंग, जिसे कंपनी चित्रकला भी कहा जाएगा, क्योंकि इसमें इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा जो मिलेगा, हाँ, बिल्कुल, जो इन्फ्लुएंस आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, वो इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, और लोकल आपका जो यानी यूरोप की कला, भारत की कला मिलाकर आ जाएगा। अब आप देखेंगे जब ये मिक्सअप आर्ट आपको दिखाई पड़ेगा तो उसमें कई अलग-अलग चीज़ें, जैसे अब आप देखिए तो न्यू आर्ट के, इस मॉडर्न आर्ट के तहत आप देखेंगे तो कैनवस पर वाटर कलर यानी जो आपका जल रंग होता है, उनका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे वाटर कलर देखिए आजकल भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप टेक्निकल पार्ट पर देखेंगे तो उसमें आप देखोगे आपको इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, वो इफेक्ट आपका लाइनर इफेक्ट होगा, वो आपके शैडो इफेक्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। शैडो का प्रभाव यानी छाया का प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये कंपनी से प्रभावित कला कलकत्ता, मद्रास, वैसे इसकी शुरुआत मद्रास से होगी। मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, पटना, वाराणसी, तंजौर, यानी जैसे-जैसे कंपनी का विस्तार होता जाएगा, वैसे-वैसे इस कला का भी विस्तार होता चला जाएगा। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में प्रवेश करती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोस्टल एरिया से शुरुआत किया, क्योंकि ये नए पानी के रास्ते से भारत आए थे ना। आपको याद होगा जब हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की क्लास पढ़ रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक नया रास्ता खोजा गया था, जिसको बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा खोजा गया था। तो उस नए रास्ते से ये कोस्टल एरिया में पहुंचे, तो सबसे पहले इसका जो इम्पैक्ट और इफेक्ट होगा, वो कोस्टल एरिया में आपको दिखाई पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि कंपनी चित्रकला के जो सबसे महान या जो सबसे फादर ऑफ कंपनी आर्ट या मॉडर्न मॉडर्न आर्ट कहा जाए, तो वो केरल से ताल्लुक रखने वाले चित्रकार हैं, जिनको राजा रवि वर्मा के नाम पर जाना जाता है। राजा रवि वर्मा, जिनका आप ऑयल पेंट देख सकते हो, जिनका ऑयल पेंटिंग आप देख सकते हो, आपको मैंने समझने के लिए, आपको जानने के लिए लगा दिया हुआ है। ठीक है, ये उनका ऑयल पेंटिंग है। ऑयल पेंटिंग, जब भी मैंने आपसे कहा ना कि अंग्रेजों के आने के बाद वाटर पेंटिंग का इम्पैक्ट बढ़ा, उससे पहले जो हमारे यहाँ पर रंग प्रयोग किए जाते थे उनमें तैलीय तत्व, जिन्हें ऑयल पेंट कहा जाएगा, उसका उसका इन्फ्लुएंस आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा। तो राजा रवि वर्मा ये आधुनिक चित्रकला के महान चित्रकारों में से एक है। फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट शैली पेंटिंग स्टाइल के तौर पर जाना जाता है। और एक चीज और देखिएगा, मॉडर्न आर्ट में अब आपको दिखाई पड़ेगा जो पेंटिंग होगा उसका सब्जेक्ट होगा। पेंटिंग का एक सब्जेक्ट होगा। जैसे मान लेते हैं कुछ देर के लिए राजा रवि वर्मा की ही एक चित्र का उदाहरण ले लेते हैं, और वो सब्जेक्ट रखा गया, उस सब्जेक्ट का नाम रखा गया शकुंतला, शकुंतला का चित्र। तो बकायदा शकुंतला के जीवन से जुड़े हुए ये वही शकुंतला है बच्चे, जिनकी शादी राजा दुष्यंत के साथ होगी, जिनको उनके पति भूल जाएंगे। तो एक चीज आप देखिएगा, तो एक आपका जो वेस्टर्न आर्ट का इंपैक्ट दिखाई पड़ता है, उस इंपैक्ट में आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा बिल्कुल साफ तौर पर सब्जेक्ट, एक विषयगत लिया जाएगा, एक विषय पर पेंटिंग का काम किया जाएगा, चित्र का काम किया जाएगा। पहले क्या था, अगर मुगल काल की बात करेंगे तो मुगल काल में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा कि हाँ इसी विषय पर पेंटिंग करना है, बल्कि पेंटिंग का काम होगा, ये बात सच है। लेकिन सब्जेक्टिव पेंटिंग का पार्ट आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। साउथ इंडिया में अगर आप देखोगे, खासकर केरला, क्योंकि राजा रवि वर्मा केरला से ताल्लुक रखते हैं, तो वहां पर आप देखिएगा तो अलग अलग प्रकार के कलर, अलग अलग प्रकार की स्टाइल, सबको मिला करके नए प्रकार के चित्र बनाने का काम किया जाएगा। ये राजा रवि वर्मा के कुछ चित्र हैं जिनको आप देख सकते हैं, तो केरल से हैं, केरल से ताल्लुक रखते हैं, और उनके देखिए कुछ आपको पेंटिंग्स के नाम मिलेंगे, जैसे लेडी इन द मून लाइट, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है लेडीज इन मून लाइट के तौर पर। शकुंतला, दमयंती और स्वान, ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके नाम रखे गए, जिनको ही फोकस करके चित्र बनाया जाएगा, उन्हीं को रखा जाएगा। ठीक है, उन्हीं को रखा जाएगा, उन्हीं को विषय के तौर पर रखते हुए चर्चा किया जाएगा। ठीक है ना? तो एक नया चीज आप देखेंगे जो कि आपको प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में, मेडिवल इंडिया में कहीं पर नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये एक नई कला का प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। यही कला जब आगे बढ़ेगी, हाँ, ठीक है, यही कला जब आगे बढ़ेगी, तब जब इसको आगे बढ़ाया जाएगा, तो देखो मैंने अभी आपसे बताया, क्योंकि मॉडर्न पेंटिंग पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडियन सोशल सिस्टम का, भारतीय समाज का, भारतीय परिवेश का प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोग देख सकते हैं जब ये कला आगे बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल बेटा, ये सारे सवाल आज भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सवाल नहीं आते, बिल्कुल ये सवाल आते हैं। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आज भी आते हैं। ठीक, हाँ, ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर। ये बिल्कुल मत सोचिए कि पिछले 2-3 बार से अगर सवाल नहीं पूछा गया, तो आयोग सवाल नहीं पूछेगा। अगर आयोग ने ये कहा कि ये सिलेबस है आपका, तो वो पूरी तरह से आज़ाद है, वो कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी टॉपिक को पिछले 10 साल से ना पूछा गया हो, लेकिन इस साल पूछा जा सकता है। तो आप ये मत कहो कि साहब पिछले 4 साल से नहीं पूछा, तो आप पूछेंगे क्या? उनके पास आज़ादी है भैया, उनके पास आज़ादी है। ठीक है? चलो, नहीं, इन पेंटिंग्स का एक उदाहरण मैंने आपको दिया। ये पेंटिंग्स के नाम है बेटा, ये पेंटिंग्स के नाम है। ठीक है ना? अब जैसे-जैसे ये कला आगे बढ़ेगी और जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, ये नाम है, दिस इज द नेम ऑफ पेंटिंग, लेडी इन द मून लाइट, दिस इज द नेम ऑफ पेंटिंग, ये चित्रकला का नाम दिया गया है, और इसी के तहत पूरा का पूरा स्टोरी बना करके पेंटिंग किया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा। अब मुझे सबके मैसेज दिख रहे हैं, मेरी ओर से सब कुछ सही चल रहा है बेटा। ये जो भी प्रॉब्लम है आपके हिस्से पर, वो आपके पार्ट पर है, मेरे पार्ट पर नहीं है। एक बार अगर दिक्कत आती है तो आप एक बार क्लास से बाहर जाकर वापस रीएंट्री करिए। मेरे पास से बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होती तो मुझे कम से कम 20 बच्चों ने, 40 बच्चों ने कहा होता ना कि सर मुझे आपका फोटो नहीं दिख रहा है, मुझे पीपीटी नहीं दिख रही है। अगर कोई एक बच्चा या कोई 2 बच्चा कह रहा है, इसका मतलब बहुमत ये कहता है कि वो उनकी ओर से प्रॉब्लम है। ठीक है? हाँ, बिल्कुल, मेरी ओर से बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है? मेरी ओर से बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम लोग वापस आ जाते हैं। हाँ, वापस रिजॉइन किया तो ठीक हो गया ना? यही तो मैं भी कह रहा हूँ, वापस रिजॉइन करिए। एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, एक फ़िल्म आई थी मंगल, मंगल मिशन, मिशन मंगल। उसमें देखिए एक जगह पर आपने देखा होगा सिस्टम को रीस्टार्ट करने का, तो सिस्टम रीस्टार्ट कर दीजिए एक बार, सब सही हो जाएगा। अब देखो, जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे बढ़ते समय के साथ, क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता ने, कंपनी ने भारत के लोग
परिवर्तन हुआ है। लेकिन इसी के साथ-साथ आप देखिए आमार सोनार बंगला जो कि बांग्लादेश का गीत बना था, राष्ट्रगीत बना, उसको भी लिखना और गाने का काम इन्होंने किया। श्रीलंका का जो नेशनल सॉन्ग है, अब उसका मुझे टाइटल नहीं याद आ रहा है। श्रीलंका का भी जो टाइटल सॉन्ग है ना, नेशनल एंथम जो है, उसकी अगर बात करें तो उसको लिखने में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ही मदद किया था, क्योंकि जिस लेखक ने श्रीलंका का राष्ट्रगान लिखा हुआ है, वो शांति निकेतन के ही स्टूडेंट थे, रवीन्द्रनाथ टैगोर के ही स्टूडेंट थे। तो उन्होंने श्रीलंका का जब राष्ट्रगान लिखा, तो टैगोर साहब से मदद लिया। टैगोर साहब ने कुछ शब्द भी दिए और टैगोर साहब ने जो आजकल श्रीलंका का गीत बजता भी देखिए, आने वाले भी कुछ समय बाद एशिया कप, क्रिकेट का एशिया कप शुरू होने वाला है। एशिया कप में जब श्रीलंका का मैच होगा, तो आप शुरुआत से खोलकर बैठ जाइएगा। तो जिन देशों के बीच में ये क्रिकेट मैच होता है, उनका नेशनल एंथम, वहाँ का राष्ट्रगान गाया जाता है। आप जब श्रीलंका का नेशनल एंथम सुनिएगा, तो आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल जनगण मन की तरह से आपको है। हाँ, हाँ, बिल्कुल ये तो जनगण मन की तरह से मिल रहा है। उसका राग, उसका जो आपको दिखाई पड़ेगा, वो जनगण मन से। इसी तरह से अगर देखा जाए, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर भी एक अच्छे चित्रकार के तौर पर हैं। उनके द्वारा भी चित्रकला को आगे बढ़ाने का, संरक्षण देने का काम किया गया और उन्हीं के स्टूडेंट के तौर पर नंदलाल बोस जी का भी नाम आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों का प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन बंगाल की जो आधुनिक कला है, आप देखेंगे उस पर विदेशी प्रभाव तो है, लेकिन उसमें राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म के आपको इम्पैक्ट और पुट दिखाई पड़ेगा। उसका भी प्रभाव आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा। ठीक है? चलिए, अब साथ ही साथ हम लोगों के फ़ोक पेंटिंग हैं, यानी लोक चित्रकला, उनकी बात करें। क्योंकि भारत की अपनी एक विशेषता है। भारत में अगर आप देखोगे तो बोली, भाषा, खान-पान, पहनावा, सब में आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। पंजाब में पहुँच जाइए, हाँ, डाइवर्सिटी। पंजाब में आप पहुँच जाइए, तो वहाँ पर बोलने का तरीका अलग होगा, है ना? तुसी ग्रेट हो, तुसी की पैंदा, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है? हरियाणा में आ जाइए, तो वहाँ के बोलने की टोन अलग हो जाती है। दिल्ली में आ जाओगे, तो आपको थोड़ा-सा वेस्टर्न यूपी का और हरियाणा का टच मिलाकर आ जाएगा। ईस्टर्न पार्ट पर आ जाइए तो आपको भोजपुरी भाषा का, हाँ, कहे तो उसे सजना ये तो हरी सजनिया, पग पग लिए जाऊँ तो हरी बलैया, है कि नहीं? तो भोजपुरी टच आ जाएगा। अब आप बिहार के उस हिस्से पर पहुँचिए जो बंगाल की ओर होगा, तो वहाँ पर आप देखोगे तो बिहार में आपको जो बंगाल, हाँ, तो मैथिली, और मैथिली के साथ-साथ आपको दिखाई पड़ेगा बंगाली, हाँ, बंगाली टच भी आपको दिखाई पड़ेगा। फिर और उससे नीचे बढ़ जाइए तो उड़िया टच आपको दिखाई पड़ेगा। मालवा मालवा क्षेत्र में आ जाइए तो नीचे उड़िया, फिर आंध्र क्षेत्र में जाइए, फिर तमिलनाडु में जाइए तो तमिल, तेलुगु, फिर उधर से बढ़ते चले जाइए तो कन्नड़, मराठी, गुजराती, और फिर आप आ जाइए सेंट्रल इंडिया में तो मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला क्षेत्र आपको, यानी भारत में तमाम प्रकार की भाषाएँ, बोलियाँ, और उसी प्रकार से आप देखोगे तो लोक चित्रकलाएँ भी हैं। जितना आपको डाइवर्जन, जितना आपको डाइवर्सिटी, बोली, भाषा, पहनावा, बोलचाल में लगेगा, उतना आपको अगर आप देखोगे तो और में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। मैं अगर एक छोटा उदाहरण दूँ, मुझे एकदम से घटना याद आ गई। तो देखिए, जब आप लोग बिहार और मिथिला क्षेत्र में होते हैं, तो वहाँ पर जब शादी, इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे तो आपको बिहार का मिथिला क्षेत्र मिलेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो जो शादी होती है, तो शादी में जब लड़का वाला यानी वर पक्ष जब अपना पूरा बारात-वारात लेकर पहुँचा है, लड़की के घर में जब शादी हो रही है, वो जब फेरे लग रहे हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि लड़की के पक्ष वाले, कन्या पक्ष वाले वर पक्ष के लिए गाली गाते हैं। गाली गाते हैं, मतलब उनको गालियाँ देते हैं। ठीक है? हाँ, अब ये गाली मत सोचिएगा वो माँ-बहन वाली गाली नहीं है, ये ट्रेडिशन है, बिल्कुल। वो माँ-बहन मत सोच लीजिएगा, अच्छा माँ-बहन वाली गाली गा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो गालियाँ हैं जो ट्रेडिशन के तौर पर है। बेसिकली इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई, हाँ, ये रिवाज के तौर पर है। और बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ मैं जब मैंने इस बारे में जब पढ़ा। रात में शादी, बेटा रात में शादी का एक कार्ड, पहले तो शादियाँ बेटा दिन में ही होती थी, लेकिन इन शादियों में इतने ज़्यादा कर्मकांड बढ़ गए कि धीरे-धीरे करके वो रात होने लगी। पता चला बारात दूर से आने लगी और अब तो हमको लगता है आने वाले समय में बारात का लाना और ले जाना का भी चकल्लस खत्म होने वाला है। अब तो ऑनलाइन हो जाएगा। दूर दूसरी तरफ लड़की होगी, एक तरफ लड़का पक्ष बैठा होगा, एक तरफ लड़की पक्ष बैठा होगा, दोनों ऑनलाइन होंगे, उधर से लड़की चक्कर लगाएगी आगे के और इधर से लड़का चक्कर लगा लेगा आगे का, और शादी पूरी हो जाएगी और दोनों को जब समय मिल जाएगा, तो वो अपना विदाई करा लेंगे। तो मुझे तो लगता है आने वाले समय में ये भी एक नया कस्टम आने वाला है, ये भी एक नया सिस्टम आने वाला है। क्योंकि अगर मैं पहले की बात याद करूँ, तो आपको याद होगा कि एक फ़िल्म आप लोगों ने देखी होगी नदिया के पार, उसमें आप लोगों ने गाना सुना होगा, जब तक पूरे ना हो फेरे सात, है ना? तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की। ये आप लोगों ने गाना सुना होगा, जब तक 7 फेरे नहीं लग जाते, तब तक दुल्हन यानी लड़की वो दूल्हा पक्ष की नहीं होती है। ठीक है? हाँ, उस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये गीत आप लोगों ने सुना होगा। ये परंपरा बड़ी पुरानी है, ये परंपरा बड़ी पुरानी है और धीरे-धीरे करके इसमें आप देखिए चेंज भी हो रहा है। अब तो नई शादी में आप देखो तो चक्कर लगाने का, हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही कहा, तब तक बबूनी नहीं बबुआ की, बिल्कुल सही। ठीक है? चलिए, ये थोड़ा लोकल शब्दों का प्रयोग मैं इसलिए कर लेता हूँ, ताकि ये आपको थोड़ा आसान लगे, समझने में आसान हो जाता है और कोई बात नहीं। चलो भाई, तो लोक चित्रकला का भी प्रभाव इसी तरह से। आप देखेंगे, हाँ, आप देखेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल इसी तरह से दिखाई पड़ेंगी। तो अगर हम लोग फ़ोक आर्ट की बात करें और फ़ोक आर्ट के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो आप गौर से देखिएगा, लोक चित्रकला में कुछ चीज़ें बड़ी सामान्य तौर पर, वो चाहे बिहार में बने, वो चाहे महाराष्ट्र में बने, वो चाहे असम में बने, वो चाहे गुजरात में बने, वो चाहे केरल में बने, वो चाहे जम्मू-कश्मीर में बने, कुछ बेसिक चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। जैसे डेली लाइफ़, जो दिन-प्रतिदिन की गतिविधियाँ हैं, उनको दिखाया जाएगा। जो स्थानीय धर्म को लेकर, जो उनका लोकल रिलिजन होगा, उससे जुड़ी हुई, हाँ, ठीक है, अरे बहुत-बहुत शुक्रिया बेटा प्रिंस, बहुत-बहुत धन्यवाद। चलो, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ों को वहाँ पर रखा जाएगा। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो लोक कला हो ही नहीं सकती है। लोक कला का मतलब ही होता है जब उसमें लोकल एलिमेंट यानी स्थानीय तत्व आ जाएँ। जब स्थानीय तत्व आएँगे तो निश्चित सी बात है उसमें आपको इस बात का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग होगा कि अलग-अलग जगहों पर वो जो चित्रकारी की जाएगी उसमें थोड़े बहुत आप परिवर्तन देख सकते हैं, लेकिन बेसिक एलिमेंट आपको हर जगह दिखाई पड़ेगा। जैसे हम लोग एक-एक करके बात करें, जैसे मधुबनी लोक चित्रकला। मधुबनी एक जगह पड़ता है, बिहार का इलाका पड़ता है। ये मिथिला क्षेत्र में आता है। ये मिथिला वही क्षेत्र है बेटा जहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ है। ये मिथिला वही है जहाँ से अयोध्या से कौशल से प्रभु श्री राम जाएँगे और माता सीता से विवाह करके उनको अपने साथ अयोध्या लेकर आएँगे। तो मधुबनी बिहार के आस-पास का इलाका, और ये जो चित्रकला है ये ग्रामीण, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल बिहार का डिस्ट्रिक्ट है बेटा, मधुबनी बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? तो ये वहाँ के महिलाओं के द्वारा, और वैसे भी गौर करिएगा तो जितनी भी लोक चित्रकला है, ठीक है? नहीं रीता, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं बेटा मिथिला में आने का कि रीता का सिलेक्शन हो जाए, रीता एसडीएम बन जाए, तब हम मिथिला पर आएँ भाई। तो हम अंकुर का, प्रदीप का और रीता का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप लोग जल्दी से सिलेक्शन लो भैया, तो हम मिथिला क्षेत्र में घूमें, है ना? लिट्टी और चोखा भी खाएँ। वैसे तो खाया, बहुत बार खाया, ठीक है? सिन्हा साहब भी जब बस सिलेक्शन लो, पहुँचा जाए भाई आपका आपके यहाँ पर, है ना? जयश्री जल्दी से सिलेक्शन ले, तो संदेश खाया जाए, रसगुल्ला खाया जाए, ठीक है? बस चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर आप देखोगे तो स्थानीय चित्रकला का आपको प्रभाव दिखाई पड़ेगा, और जितने भी आप फ़ोक आर्ट देखिएगा, आप एक खास बात देखेंगे, उनको महिलाओं के द्वारा, बिल्कुल, उनको महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया। उन पर आप अधिकांश तौर पर आप देखोगे कि उनकी शुरुआत महिलाओं से होती है। बिल्कुल मानस, बिल्कुल बेटा।
बिल्कुल, सिलेक्शन तो लो यार, हम तो पूरे भारत का भ्रमण बनाकर प्लान करे बैठे हैं, कि बच्चे सिलेक्शन लें, मुझे कोई भोपाल से बुलाएगा, तो कोई मिथिला से बुलाएगा, तो कोई पटना से बुलाएगा, तो कोई कलकत्ता से बुलाएगा, तो कोई जयपुर से बुलाएगा। हम तो प्लान करके बैठे हैं, कि तुम लोग सिलेक्शन लो, मैं इधर रिटायरमेंट लूँ और हम तो झोला उठाकर चले वाला गाना गाते हुए पहुँचूँगा। बिल्कुल, रांची भी आए, झारखंड भी आए, ठीक है ना? चलो, अब हम लोग विषय पर आ जाते हैं। ठीक, हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। यूपी में तो हम ऑलरेडी है बेटा शिवम, यूपी और यूपी की कैपिटल लखनऊ में तो ऑलरेडी है, ठीक है ना? हाँ। चलो भाई, तो बिल्कुल आप लोग जल्दी-जल्दी सिलेक्शन लो, आना-जाना बना रहेगा, हम लोग टॉपिक पर आ जाते हैं। तो देखिए, मिथिला चित्रकला में आप गौर करिएगा, तो जो धार्मिक प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा, जैसा कि इस वक़्त आपको मेरे क्लास के दौरान ऑडियो में भी सुनने को मिल रहा होगा, वो थोड़ा पूजा-पाठ वाली घंटी बजने की आवाज़ आई होगी आपको। एक्चुअली पूर्णिमा है, मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग व्रत हैं, तो अब चूँकि मेरे पास समय नहीं है, तो मैं फिलहाल अभी अपने पूजा घर में नहीं पहुँच पाया। पत्नी पहुँच गई, तो वही आपको घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ी होगी। ठीक है, चलो भाई। तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो हिंदू धर्म के अलग-अलग चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, उनको अगर देखा जाए, ठीक, उनको अगर देखा जाए तो आप देखोगे तो भगवान कृष्ण, भगवान राम, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती और आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा बेटा कोहबर। आप लोगों ने एक शब्द, ये लोकल शब्द है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप सब लोगों ने सुना होगा। हाँ, जितने लोग मिथिला और बिहार से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ज़रूर सुना होगा कोहबर। कोहबर एक प्रकार का वो पूजा मतलब एक प्रकार की सजावट होती है। हाँ, एक प्रकार की सजावट होती है जिसमें आप देखोगे माँ शिव और पार्वती का दीवार पर चित्र वगैरह बनाया जाता है। हाँ, ये शादी के समय बनाया जाता है, बिल्कुल सही कहा, कोहबर। और कोहबर में ही मतलब जब लड़का और लड़की आते हैं, जब वो वाइफ और हस्बैंड बन जाते हैं, तो कोहबर से ही वो अपने जीवन की शुरुआत करेंगे, दिया वगैरह जला करके ये सब। हाँ, ठीक है? तो इन सबको अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, शादी के समय बनाया जाता है, बिल्कुल। तो अगर आप गौर से देखेंगे, तो जो कोहबर है, वो एक लोक चित्रकला का ही प्रमाण है और वो अलग-अलग समय पर, खासकर जन्म, बच्चे-वच्चे का जन्म हुआ, शादी में कोहबर होता ही है, त्योहार में आप देखोगे रंगोली वगैरह का सजावट किया ही जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा। इसी मधुबनी में अगर आप देखोगे, तो मैं कल से आपको बता रहा हूँ कि एक कंट्रास्ट पैटर्न चलेगा। कंट्रास्ट पैटर्न में होता क्या है कि आपका अगर बैकग्राउंड डार्क होगा, तो फ्रंट पार्ट जो होगा वो लाइट होगा, अगर फ्रंट बैकग्राउंड लाइट होगा, तो जो बाहरी चित्र बनेगा वो लाइट कलर का बनाया जाएगा। अच्छा, मधुबनी चित्रकला में एक चीज़ और देखिएगा, आपको दिखाई पड़ेगा बच्चे, जैसे हम लोग मछली का चित्र आप आम तौर पर देखोगे। मधुबनी कला में मछली का चित्र देखेंगे क्योंकि मछली ये आपके गुड लक यानी भाग्य, आपके सौभाग्य को लेकर, आपके फर्टिलिटी के सिंबल के तौर पर होता है और शादियों में आपको बता दें, मिथिला क्षेत्र की अगर बात करें, मधुबन की अगर बात करें, तो इस इलाके में शादी विवाह में मछली ज़रूर बनती है। अगर शादी विवाह में मछली नहीं बनी, तो भैया आप ये समझ लो बड़ा नाराज़गी तक हो जाती है। हाँ, बड़ी नाराज़गी हो जाती है क्योंकि वो शुद्धता का, वो पवित्रता का, वो सौभाग्य का प्रतीक होता है और ये आप अपनी मतलब हाँ, बिहार का इलाका है बेटा ये। ठीक है? हाँ, अगर हम लोग बात करें तो देखो मछली एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो ये सिंबल और लड़की जब विदा होती है हाँ, म जब लड़की विदा होती है तो आप देखोगे तो उसको ये माता-पिता के जो फाइनेंशियल ताकत होती है, वो जो माता-पिता के फाइनेंशियल ताकत की बात करें उसकी अगर बात करते हैं, तो माता-पिता बेटी को मछली चांदी का मछली बनवा करके या कुछ और किसी छोटा या बड़ा, ये निर्भर करता है कि कैसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है आपका। तो इस प्रकार से मछली को वो लड़की को विदा होते समय, बेटी को विदा होते समय वो देते भी हैं। तो आप देखोगे पारंपरिक रूप से मधुबनी चित्रकला गाय का गोबर, मिट्टी का एक लेप और फिर चावल का लेई बनाकर अलग-अलग वेजिटेबल कलर के साथ बनाया जाता है, जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, जो कोहबर वाला आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल से जो आपको कोहबर वाला दिखाई पड़ेगा, वो सिस्टम आपको मधुबनी कला के अंतर्गत ही दिखाई पड़ेगा। अब हम लोग चल पड़ते हैं थोड़ा-सा उड़ीसा की ओर और पट्टचित्र लोक कला की बात करें। पट्ट का मतलब होता है बेटा कपड़ा, पट्ट का मतलब है कपड़ा, सूती कपड़ा। तो सूती कपड़ा जिसका प्रयोग किया जाएगा कैनवस के तौर पर और उस पर चित्र बनाया जाएगा और पटना की हाँ, बिल्कुल, ये जो पट्टचित्र लोक कला है बेटा, इसका चित्र आपके सामने देख रहे होंगे, तो आपको मैंने एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है, देख रहे होंगे आप। तो ये कपड़े पर बनाया जाएगा, कैनवस यानी कपड़े का प्रयोग किया जाएगा और इसमें आप देखोगे तो आपको जो क्लासिकल एलिमेंट होगा जो क्लासिकल एलिमेंट होगा और जो लोकल एलिमेंट होगा, दोनों को मिलाकर रखा जाएगा। जो बाहरी चित्र आप देखेंगे, तो उसमें आप आम तौर पर देखिएगा तो रेड और ब्लैक कलर का, यानी अगर मैं बात करूँ, तो वो जो उसका पट्टी बनेगी ना, जिसे हम लोग बॉर्डर लाइन कहते हैं, आप देखिएगा तो रेड कलर और आपके ब्लैक कलर में इसका प्रयोग किया जाएगा और फिर बीच में बाकी और कलर होंगे। वो निर्भर करता है कलाकार किसको बनाना चाहता है। अब भगवान विष्णु बनाए जाएँगे, भगवान शिव बनाए जाएँगे, राम जी बनाए जाएँगे या कृष्ण जी बनाए जाएँगे, तो उनको सांवला रंग दिखाया जाएगा। सांवला रंग दिखाने के लिए हल्का-सा ग्रीनिश पार्ट आपको दिखाई पड़ेगा। ज़्यादा गोरा रंग दिखाने के लिए आप देखोगे तो आपको हल्का-सा गोल्डन कलर या येलोइश पार्ट आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से कपड़ों पर बनाने वाली चित्रकला को हम लोग जानते हैं पट्टचित्र कला के तौर पर। और यहाँ पर आप देखिएगा तो जो बैकग्राउंड तैयार किया जाएगा, वहाँ पर फूल पत्तियाँ उनसे सजाया जाएगा, फूल पत्तियों का महीन काम किया जाएगा, फ्रेम वर्क जिसे कहा जाएगा ना, वो फ्रेम वर्क पर आप देखेंगे तो चारों ओर आप देखोगे तो इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। और मैंने अभी आपसे बताया है कि आम तौर पर हमारे नीला बेटा जब किसी को देखो बेटा अभी अभी जो भी है बच्चों मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। एक वो आप अभी ने एक बात कही है। देखो बेटा ये डिपेंड ऑन कंटेंट होता है। ये डिपेंड ऑन कंटेंट होता है। एक नॉर्मल पोज़ीशन में जो आपकी पेड क्लास होती है, उसका ड्यूरेशन है बेटा 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब होता है डेढ़ घंटा, ठीक है? अब अगर मैं इसको अल्टर करूँगा, मैं कम करके आपको 60 मिनट के अंदर पढ़ा दूँ, तो 2 सवाल उठेंगे। एक मेरे ऊपर कि आपने कैसे 90 मिनट से कम पढ़ा दिया, ठीक है? एक दूसरा सवाल ये कि समय कम करने का मतलब हो जाएगा कि मैं आपके कंटेंट कम कर दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं चार्ट ये काट दूँगा, मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आपको जो व्याख्या देता हूँ, नहीं दूँगा, खत्म बात है। फिर आप ही लोग फिर हेड ऑफिस में कंप्लेंट करोगे कि सर वो इतिहास वाले सर पढ़ाते अच्छा नहीं है, ठीक है? तो मैं तो बेटा मेरी स्थिति कुछ ऐसे कि आगे कुआँ और पीछे खाई है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो भी मैं गिरता हूँ और पीछे अगर जाता हूँ तो भी मैं गिरता हूँ, ठीक है? अब ये आपकी स्वतंत्रता है बेटा, आपका इच्छा है तो आप 8वीं तक क्लास करो, आपकी इच्छा नहीं है, दूसरे सर की क्लास है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है तो आप उसको लेकर करिए, ठीक है? प्रदीप बेटा मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में डिस्टर्ब हुआ है, मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये क्लियर कर देना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो ये प्रॉब्लम फिर बनी रहती है। नहीं तो हर आदमी कहता है सर वो थोड़ा-सा, ठीक है? चलो भाई, तो हम लोग बात कर रहे हैं चित्रकला को लेकर, ठीक है? चित्रकला को लेकर और आप सभी भारत आज़ाद देश के नागरिक हैं, आप सभी लोग आज़ाद हो भाई, आप सभी लोग आज़ाद हो, आप लोग अपने हिसाब से तय करो, ठीक? वापस आ जाते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपसे कहा जो भी चित्र बनाया जाएगा, उनमें जो लोकल एलिमेंट होते हैं हाँ, जो लोकल एलिमेंट होते हैं, वो लोकल एलिमेंट वो चाहे रिलीजन पार्ट पर हो, वो चाहे डेली लाइफ का एक्टिविटी हो, वो रखा ही जाएगा।
वो रखा ही जाएगा। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका जो लोकल एलिमेंट होगा, यानी जो आपके लोक चित्रकला होगा, उसमें स्थानीय तत्व होगा और स्थानीय तत्व भारत के अगर मैं लोकल एलिमेंट की बात करूँ, तो आपको वो वहाँ का सामान्य जीवन, गाँव देहात का घर, इन सब की अगर बात करें तो वो आपको दिखाई पड़ेगा। अब अगर हम बात करें बंगाल और उड़ीसा को लेकर, तो बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में आप माता दुर्गा का प्रभाव देखोगे। उड़ीसा के एक दूसरे क्षेत्र में जहाँ जाते हैं, तो आपको भगवान जगन्नाथ दिखाई पड़ेंगे। तो जब आप थोड़ा निचले हिस्से पर जाओगे, तो पूरी वही वाले इलाके में जाओगे, तो वहाँ पे आपको भगवान कृष्ण, जगन्नाथ और रथ यात्रा वगैरह भी दिखाई पड़ेगा। ठीक, इसी तरह से बात करते हैं वर्ली लोक चित्रकला। वर्ली एक जगह का नाम है, जो कि महाराष्ट्र का इलाका है, सुना होगा आप लोगों ने। महाराष्ट्र में बॉम्बे के पास में एक जगह पड़ती है, जिसे वर्ली कहा जाता है, ये एक इलाका है। तो वहाँ के तत्वों को, वहाँ के लाइफ़स्टाइल को वहाँ के चित्रकला के अंतर्गत रखा गया। अब मैंने अभी आपसे कहा कि लोकल एलिमेंट होगा। अब लोकल एलिमेंट क्या है भारत के लिए? भारत का लोकल एलिमेंट है, ठीक है, भारत का जो लोकल एलिमेंट है, वो लोकल एलिमेंट ये है कि भाई एग्रीकल्चर, यानी जो हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी आ जाएगा। तो अगर आप देखिए तो फसल, पैदावार, वर्ली कौन-सा सही? दोनों सही है। दोनों सही है बेटा, दोनों तरह से लिखा जाता है। ठीक है, चलो भाई। तो इसमें आप देखोगे तो आपको एग्रीकल्चर यानी इकोनॉमी बेस की बात करें, साथ ही साथ फेस्टिवल, शादी वाले मौके, जन्म का मौका होता है नहीं घरों में, जब देखिए बर्थडे शड्डे होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, शादी-वादी होती है, तो देखिए घर पर लीपा-पोती का काम किया जाता है ना, जिसे हम लोग पेंटिंग कहते हैं, तो वो पुताई-वुताई का काम होता है। अब अगर मैं बात करूँ थोड़ी देर के लिए, मैं कुछ देर के लिए आपके घर को, गाँव के घर को मिट्टी वाला घर मानकर चलता हूँ। कुछ देर के लिए मैं गाँव वाले घर को मिट्टी वाला घर मान लेता हूँ। तो मिट्टी वाले घर में आप लोगों ने भी अगर रहा होगा या देखा होगा, तो लिपाई का काम किया जाता था। लिपाई का काम करने के लिए चिकनी मिट्टी, गोबर, इन चीज़ों को एक साथ लाकर रख दिया जाता था। करीब-करीब 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक उसको मतलब उसे पानी के साथ भिगो देते थे, जिसके बाद वो मिट्टी फूल जाती थी और फिर उसको मैश कर लिया जाता था, हाथ से उसको मिला लिया जाता था और फिर कपड़े का एक टुकड़ा लेकर के उसको उस पानी में उस मिक्सचर में डिप करते थे और दीवार पर एक प्रकार का लिपाई का काम कर दिया जाता था। अब इसी को थोड़ा मॉडर्न कंडीशन में आ जाइए। अब थोड़ा मॉडर्न कंडीशन में आइए, तो मॉडर्न कंडीशन में लिपाई तो नहीं होती, क्योंकि आपकी दीवार सीमेंटेड हो चुकी है, प्लास्टर वाली दीवार, उस पर आप मिट्टी तो नहीं पोतेंगे, तो उस पर आप व्हाइट कलर का किसी भी कलर का पेंट करेंगे। लेकिन गाँव में आज भी एक कॉन्सेप्ट चलता है, गाँव में आज भी एक कॉन्सेप्ट चलता है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि दीवार जब बनती है, तो उसमें हाँ, दीवार जब बनती है, दीवार पर जब पुताई का काम किया जाता है, तो उसपे आज भी देखोगे तो चित्रकारी का काम किया जाता है। अगर वो लोग जो गाँव से जुड़े होंगे, वो अच्छी तरह से समझते होंगे। अब इस चित्रकारी में क्या किया जाएगा? तो निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करे होंगे, तो बचपन में मैं अपने आप को बात करूँ, तो हम लोग करते क्या था, तो वो कलर होता नहीं था, तो हाथ का पंजा यूँ डिप कर लिया और वो हाथ का पंजे का, अब ये ज्योमेट्रिकल ही तो शेप है, हाथ का पंजा जब लगेगा, तो एक ज्योमेट्रिकल शेप ही तो बनेगा। त्रिभुज का आकार, वृत्त का आकार, वर्ग, हाथ का, या कभी-कभी आपने देखा होगा दिवाली वाले मौके पर, खासकर जब महिलाएँ वो लक्ष्मी जी को प्रवेश कराते हैं, तो देखिए उनके पैरों का निशान बनाते हैं। कितना आसान तरीका है। आलता जिसे कहते हैं, जो कलर होता है, जो पैरों में लगाया जाता है, उसको इस जगह पर लगा लेते हैं और इसके बाद उसको ज़मीन पर लगा लेते हैं। मुट्ठी बना लिया, ऐसे लगा लिया और 3 उँगली डिप करके जहाँ पर वो पैर का निशान बना था, उसके ऊपर तो उँगली बन गई। ये ज्योमेट्रिकल शेप है सारे। ये सारे के सारे ज्यामितीय आकृतियाँ हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है? ये सारी की सारी ज्यामितीय आकृतियाँ हैं। वर्ली लोक चित्रकला में आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने एक फिगर रखा हुआ है, जिसे आप देखकर समझ सकते हैं। और अभी मैंने आपसे कहा चिकनी मिट्टी, गोबर, इन सब का, और कलर करने के लिए उसमें रंग मिला दिया जाएगा, गेरू या लाल रंग या व्हाइट कलर जो भी रहेगा। तो आपके वो बेसिक आर्ट के तौर पर उसको डेवलप किया जाएगा। गाँव में ये परंपरा आज भी चलती है। गाँव में ये परंपरा आज भी चलती है। भले मकान ईंट के ही बन गए तो क्या हुआ? लेकिन ये आज भी चलता है, क्योंकि इसको शुभ माना जाता है, इसको सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक? मैंने आपको देखिए मिट्टी वाले घर से लेकर आपके ईंट पत्थर वाले घर तक को उदाहरण के तौर पर रख लिया है। दक्षिण भारत की ओर चलते हैं, केरल की ओर चलते हैं और केरल में काल मेजेथु जिसे कहा जाए, तो काल मेजेथु एक प्रकार की रंगोली है। काल मेजेथु एक प्रकार की रंगोली है, जिसे केरल के मंदिरों में फर्श के ऊपर देवी माता काली, अब देखिए आपको जो चित्र दिख पा रहा होगा, ये माता काली का चित्र है और साथ ही साथ आपको दिखाई पड़ेंगे भगवान अयप्पा। तो देवी काली और भगवान अयप्पा के चित्र बनाए जाते हैं। ये बेसिकली रंगोली है, जो ज़मीन पर बनाई जा रही है, ठीक है? जो अब ज़मीन पर बनाई जा रही है, इसमें आपके नेचुरल कलर जो कि आपके पेड़-पौधों, फूल-पत्तियों से लिए जाते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे अलग-अलग प्रकार के चूर्ण, जैसे चावल का आटा वगैरह हो गया, कुछ और प्रकार के आपके पाउडर वगैरह हैं, उनको लिया जाएगा। अब आप देखिए, ये एक चित्र आप देख रहे हैं, ये केरल के मंदिर का एक चित्र है, जिसमें माता काली को दिखाया गया। हाँ, एक अलग बात होगा कि बंगाल में जब माता काली का रूप बनाया जाएगा, तो उनके दाँत बहुत बड़े नहीं होंगे, जबकि केरल में अगर आप देखोगे, तो उनके दाँत थोड़े बड़े आपको दिखाई पड़ेंगे। ये लोकल एलिमेंट है, ये स्थानीय तत्व है, जो बन रहा है। और चूँकि रंगोली हाथ से ही बनती है, तो रंगोली हाथ से बन रही है, तो रंगोली का प्रभाव आपको यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो कालमजेतु, हाँ, बिल्कुल, अरे बहुत सुंदर, दिवाली वाली में आप लोग भी बनाते होंगे रंगोली वगैरह, तो आप लोग देखते होंगे। अब देखो, रंगोली की इस कला को दक्षिण भारत और केरल में क्या बोला जाता है? इसको कोलम कहा जाता है। मैंने रंगोली शब्द का प्रयोग इसलिए किया, क्योंकि रंगोली आम तौर पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, आम तौर पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, इसलिए मैंने रंगोली का प्रयोग किया। जबकि अभी हम लोग आगे चलकर एक क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग रंगोली के भी बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर तमाम अलग-अलग प्रकार का रंगोली की कला के बारे में पढ़ेंगे, बंगाल की भी कला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलो, तो ये रंगोली की कला है, जिसको अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। केरल में इसे कोलम के नाम पर जाना जाएगा। कालीघाट लोक चित्रकला, कालीघाट ये बंगाल का इलाका होगा और ये कालीघाट में माता दुर्गा का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। माता दुर्गा का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, कलकत्ता में है और इसका एक बड़ा ही अपना एक अलग इंपॉर्टेंस आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है? तो कालीघाट, अच्छा, चूँकि कलकत्ता में अंग्रेजों के ज़माने में आप देखोगे, तो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, औद्योगिकीकरण बहुत हुआ था। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जिसे औद्योगिकीकरण कहा जाए, वो बड़े स्तर पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो आप देखोगे, तो वहाँ पर जो चित्र बनाए गए, उनमें वो आप देखेंगे। हाँ, कलकत्ता में, वाह! बिल्कुल सही कहा बेटा, दुर्गा पूजा का बड़ा इम्पोर्टेंस है कलकत्ता में, बहुत इम्पोर्टेंस है। उसका अपना हमारे एक मित्र हैं, बंगाली हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो दुर्गा पूजा वाला जब अवसर आता है, तो बहुत मतलब एक पूरी अच्छी खासी तैयारी होती है। चलो खैर, तो यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर कपड़ों पर चित्र बनाया जाएगा, यानी कैनवस जो होगा वो कपड़े पर होगा, जिनमें देवी-देवताओं का, सामान्य जीवन से जुड़े हुए यानी पूजा-पाठ का यहाँ पर आप 2 चित्र देख पा रहे होंगे। कालीघाट को ही लेकर आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए, देवी-देवताओं की पूजा भी हो रही है, साथ ही साथ आप देखिए सामान्य जीवन से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को भी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब लोक चित्रकला में हमारा डेली लाइफ, हमारा रिलिजन, हमारा जो सोशल सेंटिमेंट्स है, उनको प्रस्तुत किया जाता है। अरे वाह! बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो भाई। कलमकारी, ये आंध्र प्रदेश की चित्रकला है, आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश में जो श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम का इलाका पड़ता है, यहाँ पर एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, अगर याद हो तो बताइएगा, मैं थोड़ा-सा मंदिर का नाम भूल रहा हूँ। उस मंदिर के पास ही आप देखोगे इस प्रकार के आज पर ये आंध्र प्रदेश जो सोशल सामान्य जीवन से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को भी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब लोक चित्रकला में हमारा डेली लाइफ, हमारा रिलिजन, हमारा जो सोशल सेंटिमेंट्स है, उनको प्रस्तुत किया जाता है। अरे वाह! बहुत बढ़िया।
ठीक है, चलो भाई। कलमकारी ये आंध्र प्रदेश की चित्रकला है, आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश में जो श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम का इलाका पड़ता है, यहाँ पर एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। अगर याद हो तो बताइएगा, मैं थोड़ा-सा मंदिर का नाम भूल रहा हूँ। उस मंदिर के पास ही आप देखोगे इस प्रकार के चित्र का काम किया जाता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो बताइएगा, मैं थोड़ा-सा मंदिर का नाम भूल रहा हूँ। कई सारे मंदिर हैं, एक प्रमुख मंदिर है, उसके आस-पास कई छोटे-छोटे मंदिर हैं। हाँ, लिपाक्षी मंदिर तो है। नहीं, एक और नाम है, मैं भूल रहा हूँ। ये आपका ये जो श्रीकाकुलम वाला इलाका नहीं पड़ता, श्रीकालाहस्ती वाला जो इलाका पड़ता है, वहाँ पर एक मंदिर है, देवता का मंदिर है। मैं देखो नाम भूल रहा हूँ इस वक़्त, ठीक है? चलो याद आएगा तो बता देंगे, आपको याद है तो आप याद दिला दीजिएगा। ठीक? इस प्रकार से कई सारे मंदिर हैं वहाँ पर। हाँ, तिरुपति मंदिर, बिल्कुल सही कहा, तिरुपति जी का मंदिर है। बिल्कुल सही, तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तो तिरुपति बालाजी के मंदिर के आस-पास आप देखोगे तो कई सारे और मंदिर हैं, और तिरुपति बालाजी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब उसके आस-पास के जो मंदिर है ना, उन सब जगहों पर आप यात्रा नहीं कर लेते। जैसे कभी जम्मू कश्मीर जाइए और आप माता वैष्णो देवी के दरबार का दर्शन करेंगे, तो अगर आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं, तो आपको भैरव बाबा जो कि ऊपर की ओर है, यानी माता जो वृंदा वो आपकी वो पड़ते नहीं, वो क्या बोला था मैंने अभी आपको? माता जो का दरबार है उसके ऊपर भैरव बाबा का मंदिर पड़ता है। तो अगर आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं और आपने भैरव बाबा की यात्रा नहीं की, तो आपका वैष्णो देवी का यात्रा पूरा नहीं माना जाता है। उसी तरह से यहाँ का भी एक कस्टम है कि अगर आप तिरुपति बालाजी के मंदिर पर आते हैं, तो आस-पास के जो मंदिर है ना, हाँ, जैसे रंगनाथ मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, हाँ, श्रीशैलम मंदिर, कनक दुर्गा मंदिर, इन सब का आपको यात्रा करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा नहीं माना जाता है। ये सब मुझे लगता है कि कुछ 3-4 किलोमीटर के रेंज में ही होंगे, आस-पास ही हैं सारे के सारे मंदिर, ठीक है ना? चलो भाई, तो कुल मिलाकर इन मंदिरों के पिछले हिस्से पर अगर आप देखोगे, तो जिसे पड्डा कहा जाता है, हाँ, वही करीब 10 किलोमीटर के एरिया में आ जाएगा। तो जो एक आपका मंदिरों पर जो पड्डा वगैरह बनाया जाएगा, तो उस पर कलम कलम बनाया जाता है बेटा, एक लकड़ी का बाँस का टुकड़ा होता है जिसको या सरकंडा का टुकड़ा कहा जाता है, बाँस का टुकड़ा होगा, जिसको काट लिया जाएगा पेन की तरह से, आपके अलग-अलग लिक्विड कलर बना लिए जाएँगे, जैसे पुराने ज़माने में नहीं लिखा करते थे, उसी तरह से डिप कर देंगे और डिप करके, हाँ, और डिप करके आप उस पर कैनवस पर, ये भी आपका कपड़े पर बनाई जाने वाली चित्रकला के तौर पर जाना जाता है। तो ये कपड़े पर बनाया जाने वाला चित्रकला होगा। आंध्र प्रदेश में ये कलमकारी की चित्रकला बड़ी मशहूर है। इसी तरह से देखोगे तो मैंने भी आपसे बताया, ये सूती कपड़े पर बनेगा, वेजिटेबल कलर्स का प्रयोग किया जाएगा और चित्र आपको आम तौर पर वो भगवान कृष्ण का, वो भगवान राम का, अलग-अलग प्रकार के देवी-देवताओं का चित्रण किया जाएगा। और जो मुख्य मंदिर है उसके आंतरिक सजावट में भी ये आपके श्री का वो कलमकारी कला का प्रयोग किया जाता है। मंजूषा लोक चित्रकला, ये बिहार का भागलपुर का इलाका है। आपको याद हो रहा होगा तो 16 महाजनपद जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो भागलपुर का इलाका हम लोग याद कर रहे थे कि ये वो, हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये अंग महाजनपद था, बिल्कुल सही कहा, जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इसका मतलब आप लोगों को क्लास याद है। तो ये आपका अंग की कला के तौर पर, इसीलिए इसको बेटा अंगिका के तौर पर जाना जाता है। इसे अंगिका कला, अंगिका का मतलब हो जाता है अंग की कला। अंग जो कि प्राचीन महाजनपद के तौर पर आया आता था। फिर आपको याद होगा हरियंक वंश हम लोग ने पढ़ाया था आपको, जिसमें अजातशत्रु सॉरी बिंबिसार के द्वारा अंग पर आक्रमण कर लिया जाएगा। ब्रह्मदत्त जो वहाँ के राजा होंगे उनको मार दिया जाएगा और अंग पर कब्जा करते हुए, हाँ, ठीक, अंग पर कब्जा करते हुए उस पर अपने बेटे अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर तक बना दिया जाएगा, ठीक है ना? चलो भाई, तो अंग की कला, और उधर आप देखोगे तो वहाँ की चित्रकला की एक विशेषता आप देखिएगा, स्नेक आर्ट आपको दिखाई पड़ेगा, यानी इसे सर्प चित्रकला के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक? नहीं, हाँ बेटा, वो महाजनपद वाली क्लास अगर मैं याद करूँ, तो कल एक 8:30 बजे मेरी क्लास होती है, उसमें भी मैंने चर्चा किया था। और इस क्लास में जब शुरू में मैं आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ा रहा था, तो भी परेशान मत होइएगा, आपको जब नया क्लास मिलेगा तो आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा और मैं या कोई भी आपको पढ़ा देगा। ठीक है, चलो भाई। तो स्नेक आर्ट आपको दिखाई पड़ेगा। आप गौर से इन दोनों चित्र को देख लीजिए, तो आपको दोनों चित्र में स्नेक दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये बिहार का इलाका आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर आप देखोगे तो बिहार का इलाका भारत में बंगाल के बाद दूसरा ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट का खेती होता है। जूट तो जानते ही हैं ना? जूट एक जिसे वो बोरे वगैरह बनाए जाते हैं, तो जूट होता है, बिल्कुल सही कहा। ठीक है? पटसन जिसे कहा जाता है। ठीक है? हाँ, पटसन। तो आप देखोगे तो जूट और कागज के डिब्बों पर, और खासकर अगर आप नीचे वाला चित्र देखिएगा, तो बिहार का जो भागलपुर वाला, उधर वाला जो क्षेत्र लगता है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा शादी-वादी के समय पर। हाँ, बिल्कुल आता है बेटा, बिल्कुल आता है। ठीक? शादी के समय पर आपको अगर याद आ रहा होगा, तो शादी के समय पर आप लोगों ने एक लोकल शब्द हो सकता हो ना सुना हो, जिसे कहते हैं झांपी। झांपी मतलब एक मिठाई की टोकरी होती है, जो कि मेहमान लोग जिस लड़के या लड़की की शादी में जा रहे होते हैं, तो मिठाई की एक टोकरी देते हैं। अब ये निर्भर करता है आपकी जेब पर। आपका मिठाई 1 किलो खरीदने की ताकत है, कि 2 किलो खरीदने की ताकत है, कि 3 किलो। और अगर मैं बिहार की बात करूँ, तो एक मिठाई बड़ी प्रसिद्ध मिठाई आप लोगों ने नाम सुना होगा, खाजा। आप लोग नाम सुना होगा खाजा। एक मिठाई होता है ना वो जो मैदे का बनता है, रोल करके बनता है। हाँ, सिलाव खाजा नाम सुना होगा आप लोगों ने। हो सकता है खाया भी हो। बिहार में बड़ा प्रचलन है शादी-विवाह। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई शादी-विवाह बिहार में होता हो जहाँ पर खाजा खाजा का प्रयोग न किया जाता हो। मतलब पाहुर जो दिया जाता है लड़की की विदाई के समय, हाँ, तो आप देखोगे खाजा दिया जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे जो मिठाई के डिब्बे होते हैं ना, हाँ, उनमें आप देखोगे तो उस पर ये बाहर आप देखोगे, बिल्कुल, तो आप देखोगे तो बाहर वाला जो पेपर लगता है, ये बाहर वाला पेपर इसी तरह से लगता है। ठीक है? हाँ, अब तो क्वालिटी यस बेटा, अब तो हर चीज़ की क्वालिटी गिर रही है, तो बाहर वाला चित्र ऐसा ही आपको दिखाई पड़ेगा। थांग का जो इलाका पड़ता है, ये बेटा आपका नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और इन सभी जगहों पर आप देखिएगा तो आपको बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म का जो महायान सेक्ट है, उस महायान सेक्ट का इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। चूँकि बुद्धिज़्म का इम्पैक्ट है, ठीक है? क्योंकि बुद्धिज़्म का इम्पैक्ट है, तो बुद्धिज़्म के इम्पैक्ट की बात करें, तो वहाँ पर आप देखोगे तो गौतम बुद्ध के चित्र आपको दिखाई पड़ेंगे। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की चित्रकला, यानी चित्रकला के तहत गौतम बुद्ध कब शुरू होते हैं, जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा वो, क्या कहते हैं उसे, महायान सेक्ट आ जाएगा। तो महायान सेक्ट जब आएगा तो गौतम बुद्ध की चित्रकला आपको दिखाई पड़ेगी। थोड़ा-सा अंतर देखिएगा, तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो कल्चर है, जिसमें बाल थोड़ा बड़ा करना, ऊपर एक वो जूड़ा टाइप का बनाना, इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो वाटर कलर का और वो आपका सूती कैनवस प्रयोग किया जाएगा, आपके वेजिटेबल कलर्स और आपके मिनरल कलर्स बनाए जाएँगे, इनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना? चलिए भाई, तो आप लोगों के आदेशानुसार मैंने लगभग समय पर आप लोगों की क्लास को खत्म कर दिया है। अब मुझे थोड़ा-सा आप लोग एक आंसर लिखने का प्रयास करिएगा। थोड़ा-सा आप एक आंसर लिखने का प्रयास करिएगा। हाँ, एक आंसर मैं आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ जिसको लिखने का प्रयास करिएगा। आधुनिक आधुनिक चित्रकला आधुनिक चित्रकला की विशेषताओं का उल्लेख करिए। विशेषताओं का उल्लेख करिए। ठीक है? 150 वर्ड्स।
तो आपको लिखना है थांगता सर मणि। हाँ बेटा, ये आपका उसी इलाके का पूरा का नॉर्थ ईस्ट में चलता है ये, बिल्कुल। मार्शल आर्ट की बात करोगे बेटा, थांगता पर जाकर मार्शल आर्ट की बात करोगे तो वो मणिपुर में है। लेकिन हम लोग पेंटिंग की बात करते हैं तो वो आपका सिक्किम, हिमाचल, इन सब जगहों पर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है? पुनीता बेटा इसकी जानकारी जल्दी शुरू होने वाला मुझे लग रहा है, अगस्त के मिड ऑफ अगस्त से शुरू होगा बेटा पुनीता। ठीक है? हाँ, रुक जाओ, मैं रुका हुआ हूँ भाई, मैं रुका हुआ हूँ। अभी बेटा देखो, मुझे तुम्हारी बात का कोई बुरा नहीं लगा, इसको बिल्कुल ऐसे मत समझना। ठीक है? इसको बिल्कुल बुरा मत समझना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बुरा मान गया, बिल्कुल नहीं। मैंने तो आपको अपना पक्ष बताया था, मैंने आपको अपना हिस्सा बताया था कि भाई देखो, मेरे साथ क्या-क्या दिक्कतें हैं। ठीक है? हाँ, इंग्लिश में बोल देता हूँ, बिल्कुल। लिखिए विशेषता को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा बेटा? विशेषता को बोला जाएगा विशेषता के लिए अंग्रेजी शब्द का क्या प्रयोग करोगे भाई, जल्दी से बता दो? कैरेक्टरिस्टिक, हाँ, बिल्कुल फीचर्स। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मॉडर्न मॉडर्न पेंटिंग। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग। ठीक है? एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मॉडर्न पेंटिंग। बिल्कुल, ठीक है, ज्योति बेटा मैंने इंग्लिश में बोल दिया, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग। ठीक है? एक्सप्लेन दिस इन 150 वर्ड्स। इसे आप 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बेटा मुझे लग रहा है अगस्त के 15 अगस्त के आसपास शुरू होगा बेटा। ठीक है? इसके बारे में मेरे पास जानकारियाँ थोड़ी कम रहती हैं, उसका कारण ये क्योंकि हम लोगों को शेड्यूल हम लोग नहीं बनाते, शेड्यूल बनाने वाली टीम अलग होती है, तो वो हाँ, वो अलग से बनाती है। ठीक है? नए बैच को लेकर नए बैच को लेकर। ठीक है? तो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही रखें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बुक का नाम बता दें, किस आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हो बेटा, बुक का नाम? तो आर्ट एंड कल्चर पर बेटा किताब ले सकते हो आप नितिन सिंघानिया की। आर्ट एंड कल्चर पर आप किताब ले सकते हो बेटा नितिन सिंघानिया की। ठीक है? अच्छा, ऐप पर शो होता है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल अर्चना, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सुरेंद्र, बिल्कुल सही लिखा था बेटा। हाँ, बिल्कुल सही लिखा था। बिल्कुल, बस वो देखो एक आध नंबर तुम्हारा बढ़ जाएगा बेटा। थोड़ा-सा राइटिंग पर मैंने कई बार तुमको टोका होगा, तुमको याद होगा। मैंने तुमको राइटिंग को लेकर कहा है कि अपनी लिखावट में थोड़ा सुधार करो भाई, ज़रूरत है। ठीक है? हाँ, आ जाएगा पंकज, 2 बार सवाल पढ़ो बेटा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। प्राचीन भारत को लेकर, तो प्राचीन भारत को लेकर बेटा तुम किताब ले सकते हो आर्य शर्मा साहब की। ठीक है? हाँ, आर्य शर्मा साहब की किताब ले सकते हो बेटा, रामचरण शर्मा साहब की किताब ले सकते हो। ठीक है ना? अच्छी किताब है, बिल्कुल आप उसको लेकर उसको आप कंसल्ट कर सकते हो। ठीक? चलो, सही लिखा था बेटा। हाँ बेटा, शैली बिल्कुल ये सफिशिएंट है। बिल्कुल हो जाएगा नेहा, बिल्कुल एनसीईआरटी से